Good morning friends, I am हरवीर सराधना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 20 व 21 मई के करंट अफेयर्स की. तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सबसे पहले किस संगठन ने प्रवासियों के मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो प्रवासी जो मज़दूर वगैरह हैं उन पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया है. ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों. तो देखिए, पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तीसरा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है नीति आयोग. तो दोस्तों, अभी हाल ही में किसने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है दोस्तों, प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हम बात करते हैं. तो देखिए दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राष्ट्रीय प्रवासी प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसका क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया. अब हम बात करते हैं आगे. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर कोविड-19 वैक्सीन का रिसर्च किस जीव पर किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन का रिसर्च किया गया. तो ये किस पर किया गया है दोस्तों? चमगादड़, बंदर, बाघ या लोमड़ी? तो दोस्तों, अभी ये बंदर पर किया गया, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया है. लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार होकर आ जाएगी. तो ये आपको याद रखना है. आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों. तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात एम्फन का नाम किस देश ने दिया है? तो दोस्तों, अभी बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवात अम्फान का नाम कौन से देश ने दिया है? जो कि क्या है कि ये भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा उस क्षेत्र में ज़्यादा भीषण स्थिति उत्पन्न कर सकता है. अब हम बात करते हैं दोस्तों. तो देखिए, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या थाईलैंड, इनमें से किसने नाम दिया है दोस्तों अम्फान? तो ये दिया दोस्तों थाईलैंड ने. अब दोस्तों, हम ये बात करेंगे कि भाई कौन सी जगह चक्रवातों को क्या नाम दिया जाता है. जैसे हिंद महासागर में तो चक्रवात कहा जाता है साइक्लोन या चक्रवात. लेकिन बात करते हैं तो कैरेबियन सागर में क्या कहते हैं, चीन सागर में क्या कहते हैं, जापान में क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम देखते हैं. ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं. तो देखिए, अब हम बात करते हैं. तो हम बात करते हैं, देखिए, चक्रवातों को हिंद महासागर में तो चक्रवात ही कहा जाता है दोस्तों. हिंद महासागर में चक्रवात और चीन सागर में टाइफून. चीन सागर में क्या कहते हैं, वहाँ पर चक्रवात नहीं बोला जाता है, वहाँ पर क्या कहते हैं, टाइफून. और कैरेबियन सागर में दोस्तों हरिकेन कहते हैं. और अमेरिका में टोरिडो कहते हैं दोस्तों. टॉमडोस ये बाय मिस्टेक हो गया है, क्या कहते हैं, टोरिडो कहते हैं. बात करते हैं तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, विली विली. ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है. और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो फिलीपींस में क्या कहा जाता है, बाघुलो. और जापान में टाइफू. जापान में टाइफू कहा जाता है. ये आपको ध्यान रखना है. अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हिंद महासागर में तो क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है. तो यहाँ पर नामकरण कौन से देश ने कौन से चक्रवात का क्या नाम दिया है? तो देखिए, हम बात करते हैं दोस्तों, अभी जो नाम दिया है ये अम्फान. ये अम्फान तो किसने दिया है दोस्तों, थाईलैंड ने. कुछ दिन पहले फानी आया था, तो फानी किसने दिया था, बांग्लादेश ने. उससे पहले क्यार भी आया था, क्यार दिया था म्यांमार ने. महल नाम दिया था दोस्तों किसने, ओमान ने. बुलबुल नाम दिया था दोस्तों पाकिस्तान ने. और पवन नाम दिया था श्रीलंका ने. ये पूछे जाते हैं. तो अभी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अम्फान है. आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अम्फान नाम कौन से देश ने दिया है? तो ये किसने दिया है दोस्तों, ये थाईलैंड ने दिया है. थोड़ा भारत के द्वारा दिए गए नाम भी हम देखते हैं.
तो देखिए दोस्तों, भारत के जो नाम है, यानी भारत ने कैसे कैसे नाम देता है नॉर्मली। तो देखिए, भारत वायु नाम देता है दोस्तों, यानी वायु, तरंग, और बात करते हैं दोस्तों तरंग के अलावा हम बात करते हैं आकाश। आकाश ये भी किसका नाम है दोस्तों? भारत के द्वारा दिए गए नाम है। अग्नि, भारत के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं सामान्यतः अग्नि, लहर, तरंग, ये नाम भारत के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, USAID ने भारत को कितने वेंटिलेटर दिए हैं? तो देखिए, USAID ने दोस्तों भारत को अभी कितने 200 वेंटिलेटर दिए हैं। USAID की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। 3 मिलियन डॉलर की सहायता भी दी है। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है। इसने 3 मिलियन डॉलर की सहायता भी दी है। तो ये अमेरिका का एजेंसी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो GDP का कितना प्रतिशत है, लगभग कितना परसेंट है ये GDP का? तो दोस्तों देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। जो 20 लाख करोड़ तो लगभग कितना बनता है GDP का दोस्तों? 10%। लेकिन अभी कुछ एजेंसीज ने जो डेटा जारी किया है, उनके अनुसार दोस्तों उन्होंने एवरेज डेटा निकल कर आया है। तो वो कितना, जो ये आर्थिक पैकेज कितना बैठता है दोस्तों? 1%। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मोदी जी ने थोड़ा सा देश को राजनीतिक तरीके से ही सूचना दी है। तो ये भी आपको थोड़ा देखना है। बाकी क्या है कि 10% यदि होता ये GDP का, तो बहुत अच्छी बात होती। देश के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ रेट है वो भी पटरी पर आ जाती। तो दोस्तों आगे आप देखिए इसके बारे में। तो देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो प्रधानमंत्री के अनुसार GDP का 10% अर्थात 20 लाख करोड़ बताया गया। लेकिन हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, हाल ही में कुछ संस्थाओं के द्वारा ये केवल GDP का 1% बताया गया है। जैसे SBI ने 1% बताया है, HSBC ने 1% बताया है, UPS सिक्योरिटीज़ ने 1.2% बताया है। तो दोस्तों ये GDP का 10% न होकर के कितना बताया है? लगभग 1%। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए, 1 in a million सुपर अर्थ की खोज किस देश ने की है? तो दोस्तों अभी क्या सुपर अर्थ की खोज की गई है, तो उसका नाम क्या है? 1 in a million। तो ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों? न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड के द्वारा ये खोज की गई है सुपर अर्थ की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बात करते हैं तो ये सुपर अर्थ है जो दोस्तों 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की। कई बार ये भी पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो आपको बताना है दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में कवक की नई प्रजाति ट्रोग्लोमाइसस ट्यूटरी किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजी है? तो देखिए दोस्तों, अभी कवक की जो फंगस होता है उसकी नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है ट्रोग्लोमाइसस ट्यूटरी। तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजी है दोस्तों? तो ये खोजी गई है डेनमार्क के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डेनमार्क की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। तो ये भी आप देख लीजिए, राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश क्रोन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो देखिए, बाल्टिक्स, ये दोस्तों
बाय मिस्टेक हो गया। बाल्टिक्स ने यूरोप का पहला ट्रैवल बबल ओपन किया है। बाल्टिक्स में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? दोस्तों एक समूह है कुछ देशों का जिसे बाल्टिक समूह कहा जाता है। तो इसने अभी यूरोप का पहला ट्रैवल बबल यानी जो कोविड-19 के बाद से एक मतलब पर्यटन के लिए और बाकी भी सभी तरीके से ओपन कर दिया गया है मार्केट वगैरह। तो ये बाल्टिक्स ने किया है जिसे ट्रैवल बबल कहा जा रहा है। यात्रा करने के लिए दोस्तों ओपन कर दिया है। मार्केट हैं, जो भी जगह हैं, पर्यटन स्थान हैं, वो सभी क्या कर दिए गए हैं दोस्तों, ओपन कर दिए गए हैं। तो देखिए बाल्टिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपके सामने लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, पोर्तुगल है। तो दोस्तों पुर्तगाल नहीं है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये पुर्तगाल आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल बाल्टिक्स के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के एक गाँव क्विनिन नोंगलादेव के स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है। ये गांव किस राज्य में है? दोस्तों अभी कोविड-19 के इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है। तो ये गांव क्विनिन नोंगलादेव कौन से राज्य में है? तो देखिए दोस्तों आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ। तो देखिए ऑप्शन ए है मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड। तो दोस्तों ये जो क्विनिन नोंगलादेव जो गांव है ये कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय में। मेघालय की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर RN रवि है। कैपिटल शिलोंग है और यहाँ की डोकी झील प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए आप एक बार देख लीजिए। तो मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? कॉनराड संगमा, राज्यपाल RN रवि, कैपिटल शिलोंग और मेघालय की डोकी झील काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने भारत में हालिया घटनाओं के परिदृश्य में अधिकारियों द्वारा कानून का दुरुपयोग, पत्रकारों को डराने धमकाने और प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने क्या कहा है दोस्तों कि भारत के जो अधिकारी हैं वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, पत्रकारों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस पर चिंता व्यक्त की है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। तो देखिए अक्टूबर 1950, जनवरी 1955, फरवरी 1960 या मार्च 1961। तो दोस्तों ये कब स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान की? तो ये हुई थी अक्टूबर 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें लगभग 120 देश शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इस संस्थान में संपादक, मीडिया कार्यकारी, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के अग्रणी पत्रकार जो मीडिया विभागों, ब्यूरो प्रमुखों, संवाददाताओं एवं अन्य के रूप में शामिल हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान को यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को और यूरोपीय परिषद के साथ परामर्श का दर्जा प्राप्त है। आगे हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वियना में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नैरिस्को बेवरेजेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी टाटा कंज्यूमर प्राइवेट जो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है उसने क्या जो नैरिस्को बेवरेज की हिस्सेदारी खरीदने की बात की है। तो इसमें कौन सी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की बात की गई है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है पेप्सिको, नेस्ले, माउंटेन ड्यू, कोका कोला। तो दोस्तों अभी किसकी? पेप्सिको की हिस्सेदारी खरीदने की बात की है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो हाल ही में RBI ने
कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? तो दोस्तों देखिए, अभी आरबीआई ने 14 कंपनियों के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम आरबीआई की बात करते हैं। तो देखिए, आरबीआई की हम बात करते हैं तो आरबीआई का फुल फॉर्म तो क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो दोस्तों आरबीआई का क्या है? फुल फॉर्म है। आरबीआई की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आरबीआई एक्ट आया था दोस्तों। आरबीआई एक्ट कब का है? आरबीआई एक्ट 1934 का है। तो 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई के जो प्रथम जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न। और दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो वर्तमान गवर्नर हैं दोस्तों शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए ऑप्शन रखता हूं मैं आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ में धारा 144 को कितने 3 माह के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके जो प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला, उनके मध्य एक समझौते पर क्या हुए हैं दोस्तों? हस्ताक्षर। हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? काबुल है। और यहाँ के जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति, तो आपको पता ही है क्या है? अशरफ गनी। कौन है दोस्तों? अशरफ गनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे? इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू। और अब पुनः कौन बने दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम बात करते हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। तो इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की क्या है? कैपिटल है। इजराइल की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल। तो ये इजराइल की क्या है दोस्तों? मुद्रा है। इजराइल का अभी पीएम तो कौन बने हैं दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू पुनः बन गए हैं दोस्तों। और इजराइल का जो ज़्यादातर विवाद होता है जो दोस्तों वेस्ट बैंक को लेकर होता है, और गाजा पट्टी, ये सारी किसके साथ? पैलेस्टाइन के साथ विवाद चलता है। दोस्तों हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे कि कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम लिखना। तो दोस्तों कई स्टूडेंट बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, जैसे अशोक कुमार है, आरती सोमवंशी है, सोनू यादव है। कई स्टूडेंट बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी भी लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आप ही की भलाई के लिए स्टार्ट की गई है ये मुहिम। तो आप मैक्सिमम लिखा करो, तब ही आपको अच्छे से अच्छे मतलब नॉलेज होगी। तो देखिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन। विश्व भर में दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हमने आपसे पूछा था। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर आपसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए भारत सरकार
कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी पहल शुरू कर रही है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम, प्रधानमंत्री शिक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कोविड शिक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ई लर्निंग कार्यक्रम। तो दोस्तों अभी भारत सरकार कौन सी पहल स्टार्ट कर रही है? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो हम बात करते हैं भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों देखिए भारत सरकार ने क्या किया है, 12 DTH चैनल शुरू करने की बात कही है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक DTH यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइड करवा करके 12 चैनल स्टार्ट करेगी और फिर वीडियो उपलब्ध करवाएगी स्टूडेंट्स को। और इसमें दोस्तों कौन से इंस्टीट्यूट, कितने इंस्टीट्यूट शामिल किए हैं इसमें दोस्तों? जो हायर एजुकेशन के जो 100 जो इंस्टीट्यूट हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 100 शिक्षण संस्थान भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको फटाफट से। तो देखिए इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तो देश के जो दोस्तों कितने 100 इंस्टीट्यूट हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वो भी ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये विश्वविद्यालय जिनके पास A+ अर्थात 3.26 या उससे अधिक का स्कोर है, या वे सभी विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 में शामिल हैं, स्वचालित रूप से इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों 100 आपको याद रखना है, मेन बात यही है। तो देखिए शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 30 मई 2020 से स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। तो दोस्तों ये 30 मई से क्या कर देंगे, ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन जो आपको मैक्सिमम लिखना है इसके बारे में। हाल ही में अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको 4 ऑप्शन है, DBS बैंक, बैंक ऑफ चाइना, सॉफ्ट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन आपको बताना है और अधिकतम लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU, दिल्ली विश्वविद्यालय DU और IIS बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो आपको मैक्सिमम लिखना है दोस्तों, अधिकतम लिखना है। तो देखिए ये था दोस्तों आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़बरदस्त इस चैनल से सपोर्ट मिलेगा। यदि दोस्तों आप किसी एग्ज़ाम में मैथ्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों हमने मैथ्स की क्लास भी कंटिन्यू कर दी है और अभी हमने केवल एक क्लास स्टार्ट की है नंबर सिस्टम की। साइंस की क्लास भी दोस्तों आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए हम आपको करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ और राजस्थान जीके ये 5 क्लासें अभी कंटिन्यू रेगुलर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।